नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल उत्तराखंड टेट का पेपर हुआ है 8 अगस्त। उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे हम। पेपर साइकोलॉजी का सॉल्यूशन करेंगे। टोटल 30 प्रश्न हैं। ये रीट वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वैसे पेपर बहुत सिंपल था। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं लगभग वो 28 से 28, 29, 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, यानी कि उनका लेवल 25 से ऊपर ही रहेगा। इतना सिंपल पेपर था। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और रीट वाले विद्यार्थी इसे ज़रूर करें ताकि आपका जो मूल्यांकन है पता चले कि किस तरीके से पेपर आ रहे हैं और हमारा पेपर किस तरीके से आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, आप आपके आंसर कीजिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। कल ही पेपर हुआ है लेवल 1 का, तो ये लेवल 1 के लिए नहीं, दोनों लेवल के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं, ताकि आपका जो मूल्यांकन है वो पता चले। क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए हैं। तो कितने बनाए गए थे, 20, 21, 23 या 25। तो इसका आंसर होगा फोकस ग्रुप बनाए गए थे 21। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। इन 30 प्रश्नों में से 1 या 2 क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, बाकी 30 में से 28 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट मैं बता सकती हूँ और बताऊँगी। एक क्वेश्चन में डाउट है, बाकी 29 तो करेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 21। अगला प्रश्न है, अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य प्रशासनों के विभिन्न प्रश्नांश सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थिरता अथवा जो संगतता है वो क्या कहलाएगी, वैधता कहलाएगी, परीक्षण कहलाएगी, विश्वसनीयता कहलाएगी या प्रतिनिधित्व कहलाएगी। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, विश्वसनीय कहलाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन है। मानसिक द्वंद्व की स्थिति में जो समायोजन किया जाएगा वो क्या होगा, स्व समायोजन होगा, सामाजिक समायोजन होगा, कुसमायोजन होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। मानसिक द्वंद्व यानी कि मन में उत्पन्न, मानसिक रूप से उत्पन्न जो तनाव है वो द्वंद्व है, वो कौन सा समायोजन होगा, तो वो होगा खुद का समायोजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, स्व समायोजन। क्या हो जाएगा, स्व समायोजन। मैंने 1-2 वीडियो देखी है, उन्होंने कुसमायोजन बताया, लेकिन ये गलत आंसर होगा। यहाँ पर सही करेक्ट आंसर क्या होगा, स्व समायोजन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगला प्रश्न देखिए, किस मापन में देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किस मापन में आरंभिक बिंदु 0 होता है। निरपेक्ष मापन में, मानकीय मापन में, स्वमानक मापन में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, किस मापन में आरंभिक बिंदु जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा निरपेक्ष मापन में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, निरपेक्ष मापन। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है, प्रारंभिक तेज होती है, पठार होती है या नीचे की ओर ढाल होता है या फिर ऊपर में से कोई नहीं होता है। तो अधिगम वक्र में जो प्रथम सोपान होता है वो प्रारंभिक तेज होता है। प्रारंभिक तेजी से बढ़ता है, फिर लास्ट में घटता जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभिक तेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, डिसकैलकुलिया संबंधित है। जो डिसकैलकुलिया संबंधित किससे, अक्षरों को लिखने से है, खराब हस्तलेख से है, उच्चारण से या अंकों को समझने से। वैसे डिसकैलकुलिया जो है वो किससे संबंधित होता है, गणित से संबंधित होता है। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट है, अंकों को समझने से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, अंकों को समझने से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है। मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है। फ्रायड ने 3 चीज़ें बताई है, ईदम, अहम, परमहम। ईदम में उसने पशु माना है, अहम को उसने मनुष्य माना है और परम अहम को देवता के रूप में माना है। तो यहाँ पर मनुष्य के भीतर मनुष्य, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अहम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, अहम। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही क्रम है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः प्रशिक्षण या पुनः प्रतिपुष्टि। बी ऑप्शन देखिए, पाठ योजना, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, शिक्षण या पुनः शिक्षण।
पाठ योजना, पुनः पाठ योजना, शिक्षण, पुनः शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, पाठ योजना, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, शिक्षण या पुनः शिक्षण। तो पहले क्या होता है, पाठ योजना होती है, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, उसके बाद वापस से इन चीज़ों का दोहरान होता है। तो पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रबलन सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था या फिर C.H. हल ने दिया था। तो यहाँ पर आंसर होगा प्रबलन सिद्धांत, इसे पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं। ये दिया गया था C.L. हल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। स्किनर ने पुनर्बलन पर सर्वाधिक जोर दिया है, सर्वाधिक प्रभाव डाला है, लेकिन जो प्रबलन सिद्धांत है, पुनर्बलन सिद्धांत, ये दिया गया था हल के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया है। निष्पत्ति बराबर योग्यता का प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण दिया है वुडवर्थ ने, मार्गर ने, मैस्लो ने या फ्रायड ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, ये समीकरण देने वाले थे वुडवर्थ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है, क्या है, व्यवस्था करना, नियोजन करना, नियंत्रित करना, अग्रसरण करना, नियोजन करना, व्यवस्था करना, अग्रसरण करना, नियंत्रण करना, अग्रसरण करना, नियंत्रण करना, व्यवस्था करना या फिर नियोजन करना, नियोजन करना, अग्रसरण करना या फिर नियंत्रण करना है या फिर व्यवस्था करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेविस के अनुसार जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है, उन्होंने सबसे पहले दिया था नियोजन करना। तो यहाँ पर नियोजन करना बी और डी में, यानी ए और सी तो गलत हो जाएगा। जब नियोजन हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है, उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नियोजन करना, व्यवस्था करना, अग्रसरण करना या फिर नियंत्रण करना। तो 11 का आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से है। मुक्त शिक्षा और पत्राचार शिक्षा किसे कहते हैं, जैसे ऑनलाइन जो टीचिंग होती है वो मुक्ति शिक्षा के अंतर आती है, ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है वो मुक्ति शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो औचित्य निम्न से किस कारण से है, निरक्षरता कम करने की दृष्टि से, बेरोजगारी कम करने की दृष्टि से, शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम करने की दृष्टि से या फिर शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए मुक्त शिक्षा और पत्राचार शिक्षा दिलाई जाती है या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, टी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, किसने कहा है, डेशियल ने, बोरिंग ने, गेट्स ने या फेंडसन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, चालक शक्ति वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, ये कहा था डेशियल ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया गया है जॉनसन एवं स्टर्न द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, थर्स्टन द्वारा या गिलफोर्ड द्वारा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया गया था थर्स्टन के द्वारा। थर्स्टन के साथ एक और नाम आता है केली का, लेकिन यहाँ पर केली नहीं है, थर्स्टन दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज में होंगे कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, थर्स्टन द्वारा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की ओर चलता है या परिपक्वता की अवस्था तक पहुँचता है। हरलोक ने कहा है, वेबस्टर ने कहा है, एडरसन ने कहा है या फिर आलपोर्ट ने कहा है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पढ़ता है, ये डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें डाउट है, इसमें कहीं जगह हरलोक दिया हुआ है तो कहीं जगह वेबस्टर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो बी ज़्यादा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, वेबस्टर शब्दकोश। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त करना कठिन होता है या समाप्त करना सरल होता है। मनोशारीरिक का मतलब क्या होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की जो सीमाएं हैं उनके कारण बनने पर अधिगम पठारों को समाप्त किया जा सकता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, सही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है वैज्ञानिक न होना,
परिकल्पना का न होना, सामान्यीकरण न किया जाना, शोध का अभिकल्प न होना। तो आंसर क्या होगा? क्रियात्मक शोध का जो सीमांकन होता है वो सी, सामान्यीकरण न किया जाना। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी 21A। अगला प्रश्न है 19, शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है? सामाजिक, अमूर्त, मूर्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंकों, शब्दों व सूत्रों को अगर हमें समझना है तो हमें हमारी अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, 19 का बी सही होगा, अमूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, ये बहुत सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। व्यापक का मतलब होगा यहाँ पर शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो 20 का आंसर यहाँ पे सही होगा सी। अगला है 21वां, बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर क्या है? शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण पूछा है तो 4 शाब्दिक उप परीक्षण है। जबकि अगर यहाँ पर अशाब्दिक होता तो आंसर होता बी, यानी कि 2, लेकिन यहाँ पर शाब्दिक पूछा गया है तो आंसर होगा डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, अभिक्रमित अधिगम के शाखीय अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? शाखीय अभिक्रम पूछा गया है, स्किनर, नॉर्मन, काउडर, गिलबर्ट या फिर केलर। तो शाखीय अभिक्रमित का विकास किया था नॉर्मन क्राउडर ने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी, नॉर्मन क्राउडर। और रेखीय अभिक्रम का किसने किया था? स्किनर ने। यहाँ पर शाखीय है तो आंसर हो जाएगा बी, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी। 23 है, क्रेचमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, अंतर्मुखी। तो यहाँ पर क्रेचमर के अनुसार ये तीनों लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय दिए गए हैं, जबकि अंतर्मुखी क्रेचमर का नहीं है, ये है युंग। युंग को जुंग भी कहा जाता है। युंग ने 2 दिए थे, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत होगा, यानी कि 23 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है व्यवहार के लक्षण, इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाती है, अधिगम की क्षमता या व्यवहार परिवर्तन। तो आंसर होगा, ट्रेवर्स ने अभिवृत्ति की परिभाषा दी है, इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर जिससे व्यवहार को निश्चित दिशा दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 25, ये भी बहुत सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है किसने कहा है? तो सभी को पता होना चाहिए, क्रो एवं क्रो की परिभाषा है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है वो एग्जाम में आती रहती है, तो क्रो एंड क्रो की जितनी भी परिभाषा है उनको आप रट लीजिए, क्या पता इस बार रीट में भी इसका क्वेश्चन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया है हर्जबर्ग द्वारा, हल द्वारा, मैस्लो द्वारा, मॉर्गन द्वारा। तो आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत दिया है हर्जबर्ग ने, यानी 26 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कोलसनिक ने मानव विकास की अवस्था को कितने स्तरों में विभाजित किया है? 4, 6, 8, 10। स्तर पूछा गया है, अवस्था नहीं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी, 8 स्तरों में उसने विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए क्या होगा? ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड के द्वारा। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है वंशानुक्रम से, बुद्धि एवं वातावरण से, वंशानुक्रम एवं वातावरण से। तो जिसमें भी ऑप्शन में वंशानुक्रम है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम से अभिवृत्ति प्रभावित नहीं होती है, वंशानुक्रम से होता है अभिक्षमता प्रभावित होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बुद्धि एवं वातावरण से अभिवृत्ति जो है प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी। लास्ट प्रश्न है, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे कहेंगे क्या? कहेंगे सीखने का क्षैतिज अंतरण,
सीखने का ऊर्ध्व अंतरण, सीखने का द्विपार्श्विक अंतरण या सीखने का ऋणात्मक अंतरण। तो यहाँ पर होगा ए ऑप्शन सही, सीखने का क्षैतिज अंतरण कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए। तो टोटल ये 30 प्रश्न थे। यूके टेट का पेपर है, इसे सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। एक क्वेश्चन डाउटफुल था, 15, बाकी सारे आंसर करेक्ट हैं। तो चेक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद। भाग के कहाँ जा रहा हो? तू दूर से बोले, दूर से बोले।